आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय एक्टिव नज़र आ रही है, जहां पर वो बहुत जल्दी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने वाले हैं। और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ। ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बेसिकली फरवरी के मध्य तक जारी कर दिया जाएगा, जहां पर इसके लिए जो आने वाले भविष्य में इंडस्ट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट को सबमिट कर देंगी। अब अगला फेज जो होने वाला है उसमें प्राइवेट पार्टनर्स को इनवाइट किया जाएगा कि वो जो आडा है या दूसरी संस्था है उनके साथ हाथ मिला करके एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और जो प्रोटोटाइप बिल्डिंग फेज है इसमें अपना समर्थन दें। इसके लिए पहले ही आपको बता दें कि 7 इंडियन कंपनीज ने ऑलरेडी आगे आकर के अपना नाम दर्ज करवा लिया है और अब वो इस पूरे कंपटीशन में compete कर रही हैं। बाकायदा उन्होंने जो जारी किया गया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसका जवाब दिया था और इस समय अगला चरण जो होने वाला है उसमें फिलहाल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा, जहां पर ये कंपनियां डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करके एमका के प्रोटोटाइप का डिजाइन और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है उसको पूरा करेंगे। इन कंटेंडर्स में अगर हम बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस और इसके अलावा दूसरे जो 3 अन्य इंडियन बिडर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रपोजल को एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं फॉर्मर ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ ए शिवांतु पिल्लई सर। और ये कमेटी ही डिसाइड करेगी कि किसको सेलेक्ट करना है और किसको बाहर करना है। अगर हम इस पूल की बात करें तो यहाँ पर 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो साथ में मिलकर 15,000 करोड़ रुपए की राशि को रिसीव करेंगी और उनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी 5 एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के निर्माण की। जी हाँ, यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड की जो डिजाइन, टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस है ये उनको पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रोटोटाइप फेज है इसमें वो आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस प्रोग्राम का स्केल काफ़ी बड़ा है। आने वाले भविष्य में तकरीबन हमें 2 लाख करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है या कह सकते हैं आने वाले भविष्य में प्रोजेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग है वो देखने को मिलेगी, जहां पर तकरीबन 125 फाइटर जेट्स का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए किया जाना है। और वैसे तो ये एयरक्राफ्ट 2035 के पहले भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उससे पहले क्या-क्या टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन करके उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस समय ऐसे पार्टनर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है जो कि स्टेल्थ शैपिंग, सेंसर फ्यूजन, एडवांस मटेरियल या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स का निर्माण है इसमें महारत हासिल रखते हैं। और ऐसे कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके पास पूर्व में भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो अच्छा खासा अनुभव है वो उपस्थित है। आपको याद दिला दें कि भले ही इस समय भारत में एमआरएफए या फिर SU-57 फैलन को लेकर बातचीत चल रही हो, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत के लिए जितने इम्पोर्टेंट ये फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट हैं, फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, चाहे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो। एमका आपको 2 अलग-अलग फेजेस में देखने को मिलेंगे। फेज 1 में एमका मार्क 1 देखने को मिलेगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा और फेज 2 में आपको एमका मार्क 2 देखने को मिलेगा जो कि स्वदेशी 120 से 130 किलोन्यूटन इंजन से पावर्ड होगा। और ये प्रोग्राम अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाला है। इसकी पुष्टि भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है। तो देखते हैं कि अगला चरण कब तक पूरा होता है और वो 2 कंपनियां कौन-कौन सी होती हैं जिनको इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इस पेवी मॉडल ही इस पूरे प्रोग्राम की जान होगी और उसी पर पूरी जिम्मेदारी होगी एयरक्राफ्ट्स के निर्माण की। अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड के बारे में। जी हाँ, एलसीएस प्रचंड को एक ऐसा अपग्रेड मिलने जा रहा है जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था और ये अपग्रेड है हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइलों का। जी हाँ, अब हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल एलसीएस प्रचंड में लगने जा रही हैं और इसके लिए बाकायदा HAL जो ATGM ट्रायल है इसकी तैयारी भी कर चुका है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं कि आखिरकार इससे बाद एलसीएस प्रचंड कितना घातक हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या वाकई गेम चेंजर स्टेप है? आइए समझते हैं। देखिए, एसएस प्रचंड यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL द्वारा बनाया गया एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसके समकक्ष आज शायद ही कोई प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि जिस ऊंचाई पर जाकर ये ऑपरेट कर सकता है और जिस कैपेबिलिटी के साथ ये ऑपरेट कर सकता है इसको मैच कर पाना दूसरे हेलीकॉप्टर्स के लिए लगभग असंभव है। और सियाचिन जैसे जब ऊंचे पहाड़ी इलाकों की बात होती है तो इसको विशेषतया उनके हिसाब से ही डिजाइन किया गया है।
ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से भी ऊपर हथियारों के साथ ऑपरेट कर सकता है। इसमें पहले हमें 20 की एक घातक कैनन देखने को मिल जाती है। ये 70 के रॉकेट्स को पहले ही कैरी कर सकता है और उसमें हमें मिस्ट्रल जैसी एयर टू एयर मिसाइल भी देखने को मिल जाती है जो ड्रोन के साथ साथ स्लो और लो फ्लाइंग टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। और एक ही कमी अभी तक इस पूरे हेलीकॉप्टर में हमें देखने को मिलती थी, वो थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, और वो कमी भी अब पूरी होने जा रही है। अब यहाँ पर 2 मिसाइलें हैं जो इसके लिए प्रपोज करी गई हैं, जिन पर काम शुरू हो चुका है। पहली है हेलिना, दूसरी है ध्रुवास्त्र। हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ये बेसिकली नाग मिसाइल का ही एयर लॉन्च वेरिएंट है और ये डीआरडीओ की तरफ से विकसित करी गई 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। वहीं ध्रुवास्त्र की बात करें तो ध्रुवास्त्र ही बेसिकली हेलिना का इंडियन एयरफोर्स वर्जन है, यानी सेना और वायुसेना दोनों के लिए जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और अलग अलग मिसाइल हैं, ये विकसित करी गई हैं। इन मिसाइलों की ताकत की अगर हम बात करें तो दोनों मिसाइलें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं और ये 7 से 8 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करती है। इसमें हमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का मौसम हो, ये ऊपर से वार करने में इनकी क्षमता होती है। यानी टॉप अटैक जो मोड है वो हमें देखने को इसमें मिल जाता है। मतलब कि इसको लॉन्च करो और हेलीकॉप्टर तुरंत निकल जाए और मिसाइल दुश्मन को खुद ढूंढकर नष्ट कर देती है। अब सवाल ये है कि एचएएल के लिए एटीजीएम ट्रायल जरूरी क्यों है? जी हाँ, यहाँ पर किसी भी मिसाइल को हेलीकॉप्टर से जोड़ना या लगा देना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि हेलीकॉप्टर के सेंसर मिसाइल से सही डेटा भेजें, उड़ते हेलीकॉप्टर से सटीक लॉन्च हो, टारगेट लॉक सही समय पर मिले और कोई इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशन समस्या ना आए। और इसीलिए ये जो ट्रायल है ये एचएएल की तरफ से किए जाएंगे। यहाँ पर 3 चरण में ये ट्रायल होंगे। पहला ट्रायल होगा ग्राउंड ट्रायल, जो कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लगभग पूरा हो चुका है, और फ्लाइट ट्रायल और आगे चल के जो लाइव फायर ट्रायल है इनकी शुरुआत होने वाली है। यानी हाल ही में जो 156 निश्चित प्रचंड का ऑर्डर दिया गया है, इनमें से जब ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलेंगे तो ये पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी होंगे। इनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और इससे युद्ध में क्या बदलेगा, आपके मन में ये भी प्रश्न होगा। तो हेलिना और ध्रुवास्त्र के साथ एलसीएस प्रचंड बन जाएगा एक फ्लाइंग टैंक हंटर, और प्रचंड दुश्मन के मेन बैटल टैंक्स को लंबी दूरी से तबाह कर पाएगा, उनके जो आर्मर्ड कॉलम है उन पर सरप्राइज अटैक कर पाएगा, और पहाड़ों में छुपे जो टारगेट हैं उन पर भी ये सटीक बात कर पाएगा और सटीक वार कर पाएगा, सॉरी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी क्षमताएं इसको स्वदेशी तौर पर दी गई हैं। यानी कि यहाँ पर कोई इंपोर्टेड मिसाइल यूज नहीं करी गई है, ना कोई इंपोर्टेड सिस्टम, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमाण है। और कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान के लिए ये संकेत बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि अब पहाड़ों पर भारत का दबदबा बनने जा रहा है और टैंक जैसे ही आगे बढ़े दुश्मन के, ऊपर से उनकी मौत उनका इंतजार कर रही होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।